हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ की जो पीडीएफ हो परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र 50 में आपको 2 पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाएंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की प्रोटेक्टेड पीडीएफ होंगी। बस और आपने करना क्या है, बस 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और मात्र 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं सभी कमीशन और कमेटियों के लिए। 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक पीडीएफ में आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ विद ईयर देखने को मिलेंगी, और जबकि दूसरी पीडीएफ में आपको जो इम्पोर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी लैंग्वेज में। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के भी 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो परचेज़ करना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में, तो उसके लिए भी आपको 50 रुपये जो है पेड करने होंगे। इस नंबर पे 9816270168 नंबर पे व्हाट्सएप करके आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड करना है। अगर आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 100 रुपीज़ जो है वो आपने पे करने हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा कमीशन और कमेटियाँ चाहते हो, या फिर 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आप परचेज़ करना चाहते हो। तो बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और आपने जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएलएम के बारे में। तो ये क्वेश्चन जो था यहाँ से पूछा गया था। एनएलएम की जो फुल फॉर्म है आपने याद रखनी है। एनएलएम की जो फुल फॉर्म है वो आपकी नेशनल लिटरेसी मिशन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वह एनएलएम की फुल फॉर्म है, ये आपने नोट कर लेना है। इसकी जो स्थापना थी वो मई 1988 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था एक बार एचपीयू द्वारा पूछा गया था बीएड एंट्रांस में कि एनएलएम की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल लिटरेसी मिशन है। और एक जो आई थिंक 2020 या 21 के एग्ज़ाम में जो था पूछा गया था कि इसकी जो स्थापना थी नेशनल लिटरेसी मिशन की, वे कब हुई थी, वे 1988 में हुई थी। एनएलएम का जो उद्देश्य है वे 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षरता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य था। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षरता प्रदान करना था। ये अभियान जो था वो ये संपूर्ण साक्षरता अभियान जो था वो 100 जिलों में लागू है, जबकि ये साक्षरता पश्चात कार्यक्रम 177 जिलों में क्रियान्वित है, यानी कि कार्य कर रहा है। उसी तरह केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में शैक्षिक व तकनीकी संसाधन का सहयोग जो है वो करता है। तो आपने यहाँ से क्या मेन पॉइंट याद रखना है, एनएलएम की फुल फॉर्म नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इसकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी, 1988 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को जो था वो साक्षरता प्रदान करना था। ये आपने नोट कर लेना है। एनएलएम जो है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा। तो लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा 1844 में की गई थी। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा कर दी कि भारतीय सरकारी नौकरियों के योग्य तभी होंगे जब वे अंग्रेजी शिक्षा जो है वो प्राप्त करेंगे। ये घोषणा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में बहुत सहायक सिद्ध हुई थी। तो ये आपने याद रखना है। लॉर्ड हार्डिंग की जो घोषणा थी वे कब की थी, उन्होंने घोषणा 1844 में की थी। क्या की थी कि भारतीय सरकारी नौकरियों के योग्य तभी होंगे जब वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कमीशन है वे आपका चार्ल्स वुड का वुड डिस्पैच जो है, ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स वुड का जो संदेश था, वुड डिस्पैच जो था वो 1854 में आया था। सर चार्ल्स वुड 1854 में भारतीय सरकार के नियंत्रण सभा के प्रधान थे। चार्ल्स वुड ने माध्यमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार को एक संदेश दिया कि जो कि चार्ल्स वुड के संदेश के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ये आपने याद रखना है। वुड डिस्पैच जो था उसने अपने संदेश में क्या कहा था कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो की स्थापना जो है वो की जानी चाहिए। बड़ी संख्या में उच्च विद्यालय खोले जाने चाहिए, ये भी उन्होंने कहा था। भारतीय शिक्षण संस्थाओं को सरकार द्वारा आर्थिक मदद जो है वो देनी चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। वुड का सुझाव लागू तो किया गया, लेकिन भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष फायदा जो था वो नहीं हुआ था।
उसके बाद बात करते हैं हंटर कमीशन के बारे में। तो हंटर कमीशन जो था वो 1882 में आया था। 1882 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 22 सदस्यों का एक एजुकेशन कमीशन जो था वो नियुक्त किया था। ये आपने याद रखना है। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था। और इसकी जो नियुक्ति थी किसने की थी? वे तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड रिपन, ये आपने नोट कर लेना है। उन्होंने जो थी डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 22 सदस्यों का एक एजुकेशन कमीशन जो था वो नियुक्त किया था। इस कमीशन का कार्य था कि वे इस बात की जांच करें कि 1854 की शिक्षा योजना को किस हद तक कार्यान्वित किया गया है और उस योजना को सफल बनाने के लिए कौन से उपाय जो हैं वो अपनाए जाए। इस कमीशन का उद्देश्य था कि भारत में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का पुनरावलोकन करना व सुधार के लिए सुझाव देना। इस कमीशन ने अंग्रेजी के साथ साथ देशी भाषाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की सिफारिश भी की थी। ये भी आपने याद रखना है। कमीशन ने निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की और हंटर कमीशन ने माध्यमिक स्तर पर 2 तरह के कोर्स शुरू करने की सलाह दी थी। एक महाविद्यालय में शिक्षा के लिए प्रवेश की और दूसरी व्यावसायिक और वाणिज्यिक संबंधी क्षेत्र में। तो स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करने चाहिए, ये भी हंटर कमीशन ने कहा था। उसके बाद बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था एग्जाम में। एसएससी की जो फुल फॉर्म है वे सर्व शिक्षा अभियान है। इस अभियान की जो शुरुआत थी वे 2001 में की थी, आपने नोट कर लेना है। इस अभियान के जो लक्ष्य हैं वे क्या थे? सन 2005 तक सभी स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों, ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चे, ये इनके लक्ष्य थे। सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 2007 तक तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर समाप्त करना था और 2010 तक सभी के लिए जो था वो शिक्षा जो था वो ज़रूरी थी। ये इनका मोटिव था, इनका लक्ष्य था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आबादी क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं है वहाँ नए स्कूल खोलना और उन्हें पुष्ट करना, ये आपने याद रखना है। तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत थी वे किस वर्ष हुई थी? 2001 में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। मिड डे मील योजना की जो शुरुआत थी वे 15 अगस्त 1995 को हुई थी, ये आपने याद रखना है। इस योजना में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन अभी जो है ये पहली से 8वीं तक के बच्चों को दोपहर का भोजन जो है वो उपलब्ध कराने का प्रावधान है अभी प्रेजेंट में मिड डे मील स्कीम में। तो ये जो योजना थी वो किस वर्ष से शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1995 को जो मिड डे मील स्कीम थी वो शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित राज्यों में गर्मी की छुट्टियों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता जो है वो दी जाती है। और ये कार्यक्रम विकेंद्रीकरण ढंग से ग्राम पंचायतों, ग्रामीण शिक्षा समितियों, स्कूल प्रबंध समितियों तथा अभिभावक, शिक्षक संघ आदि स्थानीय एजेंसियों की सहभागिता से लागू किया जा रहा है, ये भी आपने याद रखना है। तो मिड डे मील स्कीम जो थी वो कब लागू की गई थी, कब आई थी ये स्कीम? ये 15 अगस्त 1995 को जो थी वो मिड डे मील स्कीम जो थी वो लागू की गई थी। और फर्स्ट स्टेट कौन सी थी ये भी आपने याद रखना है कि भारत का पहला राज्य कौन था जिसने मिड डे मील स्कीम जो थी वो लॉन्च की थी, लागू की थी? तो वो आपने याद रखना है, वो तमिलनाडु जो है। तमिलनाडु भारत की पहली स्टेट थी। तमिलनाडु जो थी वो भारत की पहली स्टेट थी जिसने मिड डे मील स्कीम जो थी वो लागू की थी। उसके बाद बात करते हैं डीपीईपी के बारे में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है, ये डीपीपी के बारे में पूछा गया था एग्ज़ाम में। एक आई थिंक 2019 या 20 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि डीपीईपी जो था वो कब शुरू किया गया था। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी की जो फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो केंद्र द्वारा प्रायोजित जिला शिक्षा कार्यक्रम जो था वो 1994 में, नोट कर लेना है, 1994 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के वैश्वीकरण का लक्ष्य जो था वो पूरा करना था। तो डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की जो स्थापना थी, शुरू जो था वो कब किया गया था? 1994 में शुरू किया गया था। उसके बाद बात करते हैं यूजीसी के बारे में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में। तो फ्रेंड्स आई थिंक मैंने आपको ये क्वेश्चन एक वीडियो में इसका जो आंसर था वो आपको गलत बता दिया था कि यूजीसी की स्थापना मैंने शायद आई थिंक 1956 में बताई थी, लेकिन यूजीसी की स्थापना जो है वो 1953 में की गई थी।
तो वहाँ पे अपने करेक्शन कर लेनी है, अपने नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे यूजीसी के नाम से जाना जाता है। तो यूजीसी की जो स्थापना थी वे 28 दिसंबर 1953 को में की गई थी। तो यूजीसी की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 28 दिसंबर 1953 में की गई थी। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय जो था वो बनाया गया था। 1956 में क्या किया गया था? इसे वैधानिक निकाय जो था वो बनाया गया था। उसके बाद ये विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय मानदंडों के निर्धारण और अनुसरण करने वाली राष्ट्रीय संस्था है, ये भी आपने याद रखना है। और ये केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थाओं के बीच समन्वय कराने वाली संस्था के रूप में कार्य जो है वो करता है, ये भी आपने याद रखना है। तो यूजीसी की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में इसे जो था वो वैधानिक निकाय जो था वो बनाया गया था। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं एनसीटीई के बारे में। एनसीटी की जो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है इसकी फुल फॉर्म है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो एनसीटी की जो स्थापना थी वे अगस्त 1995 में की गई थी। कब हुई थी? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो स्थापना थी एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना जो थी वो 1995 में की गई थी। इसका लक्ष्य पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित एवं समन्वित विकास करना था, ये आपने याद रखना है। और इस परिषद के कुछ प्रमुख कार्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्माण करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं तय करना आदि जो है ये किसका काम है? ये एनसीटीई का काम है। परिषद की 4 क्षेत्रीय समितियां जो हैं वे जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर तथा भोपाल में जो हैं वो गठित की गई हैं। तो एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक विकास परिषद है। इसकी स्थापना जो थी वो अगस्त 1995 में की गई थी, ये भी आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया था एनसीटी की जो स्थापना थी वह किस वर्ष की गई थी। उसके बाद बात करते हैं एबट वुड रिपोर्ट के बारे में। एबट वुड रिपोर्ट जो थी वो 1937 में आई थी। अनेकों कमेटी तथा आयोगों की सिफारिशों के बावजूद भी शिक्षण संगठन व्यावसायिक या वोकेशनल शिक्षा से संबंधित समस्याएं जस की तस बनी रहीं। भारत सरकार ने मिस्टर एबट और एच वुड के अधीन एक कमेटी का जो गठन था वो 1933 में किया था। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1937 में प्रस्तुत की थी। कमेटी ने सुझाव दिया था कि व्यावसायिक या वोकेशनल संस्थाएं और बहुतकनीकी स्कूलों और एकेडमिक कोर्सों के समानांतर स्थापित करने चाहिए। उनके सुझाव के फलस्वरूप बहुतकनीकी, तकनीकी और कृषि तथा खेतीबाड़ी स्कूल स्थापित जो है वो किए गए सार्जेंट रिपोर्ट के एबट वुड रिपोर्ट के अनुसार। तो 1937 में ये कमेटी जो थी वो आई थी। उसके बाद बात करते हैं सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में। सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1944 में आई थी। सर जॉन सार्जेंट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन थे, ये आपने याद रखना है। ये कैब के चेयरमैन थे। सर जॉन सार्जेंट जो थे वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कैब के नाम से जिसे जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। कैब की फुल फॉर्म भी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। 1944 में उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए थे। सार्जेंट रिपोर्ट नर्सरी से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रणाली की समस्याओं के बारे में हल के बारे में कही थी में थी, ये आपने याद रखना है। सार्जेंट रिपोर्ट जो था वो नर्सरी से यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा प्रणाली की समस्याओं के हल के बारे में थी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इनकी जो सिफारिश थी वो क्या थी कि उच्च विद्यालय कोर्स की अवधि जो है वो 6 वर्ष होनी चाहिए। उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होने चाहिए, एकेडमिक उच्च विद्यालय और तकनीकी उच्च विद्यालय होने चाहिए, ठीक है। शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा होनी चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा स्कूलों की आर्थिक सहायता का भी प्रबंध जो है वो होना चाहिए, ये सार्जेंट रिपोर्ट ने कहा था, जो कि 1944 में आई थी। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सर जॉन सार्जेंट थे, जो कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब के चेयरमैन थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वह है कोठारी कमीशन के बारे में। तो कोठारी कमीशन जो है जिसे भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, कोठारी कमीशन को, ये आपने याद रखना है। 1964 में ये आया था। 1966 में इसने जो रिपोर्ट सबमिट की थी। तो भारतीय शिक्षा कमीशन ये आपने याद रखना है। कोठारी कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। भारतीय शिक्षा कमीशन का जो गठन था वह भारत सरकार ने सन 1964 में किया गया था।
इस कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर DS कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी थे, इसलिए इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन का कार्य शिक्षा के राष्ट्रीय ढांचे और आम सिद्धांतों तथा नीतियों के बारे में शिक्षा के प्रत्येक स्तर और पहलू के विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत करने थे, ये आपने याद रखना है। और कोठारी कमीशन ने 29 जून 1966 को जो थी वो अपनी रिपोर्ट जो थी वो प्रस्तुत की थी, अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी, ये भी आपने याद रखना है। कमीशन के जो सुझाव थे, मेनली कौन से सुझाव थे? शिक्षा का विकास होना चाहिए ताकि उत्पादन क्षमता, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता, आधुनिकता के कार्य में तेजी आ सके। कार्य अनुभव को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा वोकेशनल होनी चाहिए, ये भी कहा था। जनता की शिक्षा के लिए एक सामान्य या साधारण विद्यालय प्रणाली आरंभ करनी चाहिए, ये भी इसमें कहा गया था। तो ये अपने कुछ पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। तो कोठारी कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा परामर्शकर्ता बोर्ड, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में। जिसे मेनली कैब के नाम से भी जाना जाता है। तो कैब की जो फुल फॉर्म है वे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय व राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए गठित सर्वोच्च संस्था है, ये आपने याद रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो एडवाइस देती है, परामर्श देने के लिए गठित जो है ये सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन जो था वो 1920 में किया गया था। 1920 में किया गया था। 1923 में व्यय में कमी लाने के लिए इसे भंग कर दिया गया था। सन 1935 में इसे पुनः गठित किया गया और ये बोर्ड 1994 तक अस्तित्व में रहा। जुलाई 2004 में कैब का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद इसकी पहली बैठक 10 व 11 अगस्त को आयोजित की गई थी। बोर्ड में विभिन्न विषयों के विद्वानों के अतिरिक्त लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यगण, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि इस बोर्ड के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो कैब जो है मेनली सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है, इसके जो गठन था वे कब किया गया था? 1920 में किया गया था। 1923 में व्यय में कमी लाने के लिए इसे भंग कर दिया गया। 1935 में इसे पुनः गठित किया गया और 1994 तक अस्तित्व में रहा। जुलाई 2004 में कैब का जो था वो पुनर्गठन किया गया था, ये आपने याद रखना है। इसका पुनर्गठन कब किया गया था? जुलाई 2004 में किया गया था। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। 1968 में जो थी वो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। भारत में 1968 की राष्ट्रीय नीति को स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान जो है वो प्राप्त है। वर्तमान और भविष्य के लिए शिक्षा एक अद्वितीय निवेश है। ये मूलभूत सिद्धांत शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की कुंजी है, ये आपने याद रखना है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति एक सामान्य शिक्षात्मक ढांचे की परिकल्पना करती है। शिक्षा का ये ढांचा अब देश के सभी भागों में प्रचलित है और ये ढांचा जो है वो 10+2+3 प्रणाली है। समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी को सभी प्रकार के समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। ये ज्ञान कोर पाठ्यक्रम द्वारा जो है वो अर्जित किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली जो थी वो कब आई थी? 1968 में आई थी। उसके बाद अगली बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, 1986 के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो दूसरी जो थी वो 1986 में आई थी। पहली 1968 में आई थी। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वे क्या कहती है कि इस कमेटी का जो शीर्षक था वे था शिक्षा की चुनौती एक नीति दस्तावेज। तो ये आपने याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो शीर्षक था वे क्या था? वे था आपका शिक्षा की चुनौती एक नीति दस्तावेज। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा को व्यंग्य न मानकर एक निवेश माना है, इस कमेटी ने। और सर्वप्रथम इस नई शिक्षा नीति की घोषणा जो थी वो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 5 जनवरी 1985 को राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में की थी। तो ये आपने याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो घोषणा थी वे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 5 जनवरी 1985 को राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में जो थी वो कही थी। अभी जो है NEP 2020 है, ये आपने याद रखना है। इसके बारे में हम आगामी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि NEP 2020 एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या कहा गया है, वो हम डिटेल में आगामी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा के द्वारा मस्तिष्क और आत्मा की आज़ादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित किया जाता है। रिपोर्ट में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली संपूर्ण देश में अपनाए जाने की जो बात है वे कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है। NEP
2020 में हम डिस्कस करेंगे, 2020 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसका जो शिक्षा प्रणाली का जो पैटर्न है वे क्या है, वो हम आगामी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं सप्रू कमेटी के बारे में। सप्रू कमेटी जो थी वो 1934 में आई थी। ये कमेटी यूपी सरकार ने बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिए जो थी वो गठित की गई थी। सप्रू कमेटी का जो गठन था वे किसने किया था? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिए इस कमेटी को गठित किया गया था। कमेटी ने अध्ययन के बाद जाना कि बेरोजगारी का मुख्य कारण गलत शिक्षा प्रणाली थी। ठीक है, सप्रू कमेटी ने कहा था। कमेटी ने कहा कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी को केवल परीक्षा के लिए ही तैयार करती है, जीवन के लिए नहीं, ये सप्रू कमेटी ने कहा था। तो सप्रू कमेटी जो थी वो किसके लिए गठित की गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे गठित किया था बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए जो थी वो इसका गठन जो था वो किया गया था। सप्रू कमेटी के जो सुझाव थे वे क्या थे? सप्रू कमेटी ने सुझाव दिए थे कि मिडिल कक्षा का समय जो है वो 6 साल होना चाहिए। इन्हें आगे 2 स्तरों में विभाजित किया जाना चाहिए, निम्न स्तर और उच्च स्तर हो गया। मिडिल कक्षा में भिन्न भिन्न कोर्सों का प्रबंध होना चाहिए, ये भी सप्रू कमेटी का सुझाव था। ठीक है, वोकेशनल या व्यावसायिक शिक्षा मिडिल कक्षा के निम्न स्तर के बाद जो है वो शुरू होनी चाहिए। ये जो था वो सप्रू कमेटी ने जो था वो सुझाव दिया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, ईजी लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया। तो जो मैंने आपको आगामी HPU बीएड एंट्रांस और SPU बीएड एंट्रांस में ये टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये प्रीवियस ईयर को मैंने एनालाइज करके ही आज हमने ये टॉपिक और कमेटियाँ डिस्कस की हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वे हर बार जो है वो पूछा जाता है HPU द्वारा, और इस बार SPU द्वारा भी पूछा जाएगा। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताता हूँ वो आपने नोट कर ही लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU और SPU बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे HPU GK हो, इंडियन GK हो, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, सभी सेक्शंस की वीडियो जो है वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो बस आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देख लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने दे दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है, सभी कमीशन, जितनी भी कमीशन और कमेटियाँ हैं विद ईयर, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपने बस करना क्या है, 9816270168 नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है, और मात्र आपने जो है वो 50 रुपये पेड करने हैं, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। आपको 2 प्रोटेक्टेड PDF जो हैं नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक PDF में आपको सभी कमिश्नर और कमेटियाँ विद ईयर देखने को मिलेंगी, जबकि दूसरे में जो इंपॉर्टेंट कमिश्नर और कमेटियाँ हैं वे आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो भी परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको मात्र 50 रुपये जो है वो पेड करने होंगे, और वो हिंदी लैंग्वेज में होंगे। बस आपने इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, और 50 रुपये जो है आपने पेड करने हैं। अगर आप दोनों नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन दोनों परचेज़ करना चाहते हो तो बस मात्र आपको 100 रुपीज़ जो है, 100 रुपीज़ जो है वो आपने पेड करने हैं, और आपको 100+ प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और नेशनल कमीशन और कमेटीज़ ऑन एजुकेशन में की 2 PDF जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, और अपने हिसाब से जो जैसी आपकी चॉइस है, अगर आप एक ही परचेज़ करना चाहते हो तो एक ही कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही परचेज़ करो। तो आपकी जैसा आपको लगता है वैसे ही आप परचेज़ कर सकते हो। बस आपने इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप करना है, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड कर देना है। इसी नंबर पे आपको PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी तरफ से कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।